अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो आपको जनरल एंट्री समझ आ जाती है, आपको जनरल एंट्रीज पोस्ट करना पास करना आ जाता है, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सब में ये बेसिक टेक्निक्स ही अप्लाई होती हैं। सो आज हम एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू जर्नल एंट्रीज को पास करना सीखेंगे और ऑब्वियसली हम यूज किसका करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। मैंने आपको एक कोड वर्ड भी बताया था, डीलर टेक्निक भी बताई थी। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर हम आज प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें तकरीबन 10 ट्रांजैक्शंस हैं और हर ट्रांजैक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी ये चीज स्टडी कर चुके हैं कि जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए क्या जरूरी है कि हम पहले कैटेगराइज करें। ओके, बट वेट अ मिनट, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम चंद रूल्स देख लेते हैं जो कि जनरलाइजिंग के रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स को, उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो मूव करते हैं। टेक्निक ऑफ जनरलाइजिंग, सबसे पहली टेक्निक है एनालाइज द ट्रांजैक्शन। एनालाइज द ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। फिर सेकेंडली आप एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि अकाउंट 2 आइडेंटिफाई एटलीस्ट करेंगे आप, क्योंकि देखिए हम इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डबल एंट्री इफेक्ट होता है। हर एंट्री को रिकॉर्ड जब भी हम करेंगे उसके डबल एंट्री इफेक्ट्स होंगे, तो ऑब्वियसली 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम जब बैंक लोन के लिए गए तो एक हमने कैश वहां से पिक किया, सेकेंड हमारे ऊपर लायबिलिटी आई, तो कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली जो कि हमें रिटर्न बैक करनी है पेमेंट। मोर ओवर हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन के हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं टेक्निक नंबर 3 पे। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस कैटेगरी में फॉल करती है वो ट्रांजैक्शन। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें आप एनालाइज तो कर चुके हैं ना कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि किस कैटेगरी में फॉल करती है। कैटेगरी का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हैं उनमें से किस के अंडर ये क्लासिफाई होती है। अभी हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉडर्न इक्वेशन पढ़ चुके हैं जिसमें हम डीलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डेबिट कौन से बैलेंसेस होंगे और क्रेडिट कौन से होंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से फिर फर्दर इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। तो नेक्स्ट टेक्निक क्या है कि आपने ये देखना है कि इंक्रीज क्या हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा था कि अगर तो ड्रॉइंग्स एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे तो वो डेबिट होंगे और अगर वो डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। इसी तरह से आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए ये चीज देखनी है कि इसको जिस कैटेगरी के अंडर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि हमने डीलर के रूल्स यूज करने हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। सो अब जल्दी से मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है अहमद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 100,000 और यू कैन से फ्रॉम 1 लाख रुपीज। अब क्या हो रहा है, इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि एक कैश है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो कैश इन्वॉल्व है।
तो अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहला कैश अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड कौन सा होगा, आप बता सकते हैं मुझे क्या? देखें, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑनर है, यहां पर इन्वेस्टमेंट है, तो सेकेंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब कौन से दो अकाउंट्स यहां पर इन्वॉल्व हैं? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जानते हैं कि कैपिटल क्या है? इक्विटी है, और कैश एसेट है। तो अब हमने इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज भी कर लिया, हमने देख लिया कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। इसमें एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया। कौन से दो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं? एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। थर्ड पे अब हमने इनको कैटेगराइज करना था, वो भी हमने कर लिया कि जो कैश है वो आपका एसेट है और जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका इक्विटी है, ठीक है। तो अब मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्या ये इंक्रीज हो रहा है? यस, इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो आप एज एन अकाउंटेंट जब आप रिकॉर्ड करेंगे इस एंट्री को, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते फिर तो आप सोचते कि शायद उसका कैश डिक्रीज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो उस सूरत में ऑब्वियसली बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है हमने? डेबिट, ठीक है, वो डेबिट होगा। इसी तरीके से अब कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी बिजनेस में कैपिटल आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल को हमने क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हम ये चीज देख चुके हैं कि कैपिटल इक्विटी है और इक्विटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा। तो अब हम इस जनरल को लिखेंगे कैसे? इस जनरल में हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखें, नंबर 1 पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डीआर हो रहा है, यानी डेबिट हो रहा है, और फिर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से अभी हम फर्दर जब एग्जांपल समझेंगे ना, आपको ये ऑन योर फिंगर टिप्स हो जाएगा ये चीज। नंबर 1 कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। एलएफ के कॉलम को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर हम कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नहीं यूज कर रहे, तो हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ देते हैं हम एम्प्टी, और फिर डेबिट 1 लाख रुपीज, और फिर टू कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा था वो 1 लाख रुपीज हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस अपनी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। अब ये क्या है? पेड इनटू बैंक रुपीज 70,000। पेड इनटू बैंक का क्या मतलब है कि जो ऑनर ने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, बैंक में कुछ। ये जो कोड वर्ड्स हैं या ये जो सिंपल सिंपल वर्ड्स है ना, इनके आपको मीनिंग्स याद रखने हैं। एक दो बार आप डिफरेंट एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अब पेड इनटू बैंक का क्या मतलब है कि जो ऑनर है उसने पैसे डिपॉजिट किए हैं। तो अब यहां भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्या? पहला बैंक अकाउंट, क्योंकि जाहिर है वो डिपॉजिट कर रहा है पैसे, और सेकंड कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कैश इफेक्ट हो रहा है, जो कैश इन हैंड था वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब जब डिपॉजिट कर दिया गया तो ऑब्वियसली जो कैश इन हैंड था वो डिक्रीज हो गया। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? लेट्स सी। अब देखें, ये जो कैश और बैंक अकाउंट है ना, ये दोनों एसेट्स हैं। किस तरह एसेट है कि आपके हाथ में जो कैश था वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है तो वो एसेट इंक्रीज भी हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम कि एक तरफ कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट एक तरफ डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा, और एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा। अब इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे? देखें अपनी स्क्रीन पे। नंबर 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट जो चीज हो रही होती है वो हम पहले लिखते हैं। अब बैंक अकाउंट में जब डिपॉजिट किया जा रहा है कैश, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट हो रहा है क्योंकि एसेट था। मॉडर्न इक्वेशन को आपने हमेशा माइंड में रखना है, उन रूल्स को हमेशा आपने माइंड में रखना है। डीलर की टेक्निक, डीलर का कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है कि एसेट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा जब वो इंक्रीज हो रहा होगा। इसी तरह टू कैश अकाउंट,
कैश इन हैंड डिक्रीज हो रहा था, एसेट डिक्रीज हो रहा था, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब थर्ड एंट्री क्या है कि बॉट गुड्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे फॉर रीसेल, यानी कि सेल करने के लिए हम खरीदेंगे ना वो गुड्स, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसको गुड्स की टर्म में यूज नहीं करेंगे उस वर्ड को, बल्कि हम उसे कहेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, और जब भी हम कुछ सेल करेंगे, जो गुड्स होंगे हमारे पास ऑलरेडी, इन्हें हम ऑर्डिनरी कोर्स में क्या कहेंगे, सेल अकाउंट कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई कि जब भी हम रीसेल की पर्पज से गुड्स खरीद रहे होंगे तो हम उसे परचेज अकाउंट का नाम देंगे, और जब हम हमारे पास जो मौजूद गुड्स हैं, जो मौजूद चीजें हैं, उनको जब हम सेल कर रहे होंगे तो वो आपका सेल अकाउंट आएगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि कैश जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। अब कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, परचेज अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो किस कैटेगरी में ये फॉल करेगा, परचेज अकाउंट किस कैटेगरी में फॉल करेगा, एक्सपेंस में। क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं, सो ये एक्सपेंस के अंडर फॉल करेगा। अब आप अगर मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जाएं तो अब क्या हो रहा है कि जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होता तो वो क्रेडिट होता। ठीक है, और जो कैश इन हैंड था वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि वहां पर क्रेडिट होगा। अब इसको जनरल एंट्री में हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और 50,000 आपका डेबिट आ जाएगा, और इसी तरह से 50,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम मजीद एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ, सोल्ड गुड्स 50,000। अब क्या हो रहा है, गुड्स सेल किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और सेकेंडली आपने ये अज्यूम करना है कि आपको ना ये जो गुड्स आप सेल करें इसके बदले में आपको कैश मिल रहा है। अगर वहां पर कोई चीज कुछ नहीं मेंशन्ड ना कि आप क्रेडिट पे दे रहे हैं या कुछ इस तरह, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वहां पर कैश ही इन्वॉल्व है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है कि आपने सेल किए हैं गुड्स, यानी कि आपका सेल अकाउंट इन्वॉल्व है, और वहां पर आपने ये कैश में लिए हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट, और एक अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम डिफॉल्ट में यही कंसिडर करेंगे कि जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं उससे आपको कैश मिल रहा है। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है कि बोथ अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसी तरह से सेल्स अकाउंट किसके अंडर फॉल करता है, कौन सी कैटेगरी के अंडर, हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई गुड्स सेल हो रहे होंगे तो वो आपका सेल अकाउंट होगा, और जब परचेज हो रहे होंगे तो परचेज अकाउंट में आएगा। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस के अंडर फॉल करेगा, और जो आपका सेल अकाउंट है वो आपका रेवेन्यू के अंडर फॉल करेगा, क्योंकि जब सेल हो रही है आपके पास इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू के अंडर फॉल करेगा। अब क्या है, चूंकि रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब कैश इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 50,000 रिकॉर्ड हो गया इधर, कैश अकाउंट का भी और सेल्स अकाउंट का भी। उसके बाद मूव कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, ट्रांजैक्शन फिफ्थ, गुड्स फ्रॉम एक्स ₹55,000। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखें, हमने एक्स से बॉट किए, ठीक है, एक्स से हमने गुड्स लिए। अब जो गुड्स लिए इसका मतलब कि परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक्स से गुड्स लिए जा रहे हैं, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी।
इसका मतलब ये है कि अभी एक्स को पेमेंट नहीं की गई। देखिए इस चीज को ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, आप पैसे देते हैं, चीज लेकर आ जाते हैं, फर्दर उस ना शॉपकीपर का ना आपका उससे कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। वहां पर आपका नेम पूछने या एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि आपने कैश दिया, अपनी चीजें ले ली, दैट्स इट, फिनिश आपकी ट्रांजैक्शन। पर फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे गए हैं, वहां पर आपने कुछ चीजें परचेज की, उसके बाद जब आपने अपना पर्स देखा तो आप तो घर भूल आए पर्स। सो अब आप उस शॉपकीपर को कहते हैं कि मैं आपको इन चीजों के पैसे दे जाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑब्वियसली वो आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, ऐसा ही होगा ना। तो यानी कि आपका नाम इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर। इवन कि अगर वो शॉपकीपर आपको जानता भी होगा तब भी वो आपसे पूछेगा कि ओके आप कब देके जाओगे, किस टाइम देके जाओगे, मतलब इस तरह की डिटेल्स, यानी कि फर्दर डिटेल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो तब क्या सीन हो रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश की जगह क्रेडिट पे हो रही है, तभी वो सारी डिटेल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि जब भी हम जनरल एंट्रीज की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वहां पर एक्स वाई जेड या कोई भी नाम इन्वॉल्व हो जाए ट्रांजैक्शन में, तो इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे की गई है, ठीक है। गुड्स फ्रॉम एक्स ₹55,000, तो 55,000 जो है वो क्रेडिट पे लिए गए हैं गुड्स उतने रुपीस के। तो अब जाहिर है जब क्रेडिट पे लिए गए हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है कि आपने वो पैसे देने हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मॉडर्न इक्वेशन, परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अब जो लायबिलिटी है वो भी आपके ऊपर इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी फर्दर कि हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो परचेज अकाउंट डीआर टू एक्स अकाउंट, ठीक है। अब ये जो एक्स अकाउंट है ये आपकी लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हुई है इसलिए क्रेडिट करना है, और जो आपका परचेज अकाउंट है वो आपका एक्सपेंस था तो वो भी आपका इंक्रीज हुआ था, इसलिए आपने 55,000 जो है वो डेबिट किया था। ओके, अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू वाई ₹30,000। देखें, सेलिंग गुड्स टू वाई, अब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज को समझ चुके हैं कि जब भी कोई नाम इन्वॉल्व हो या XYZ कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप ऑन कैश कोई भी पेमेंट करते हैं और उससे चीज परचेज करते हैं किसी शॉपकीपर से, तो वो आपकी कोई डिटेल्स नहीं पूछता, वहां पर कोई नाम इन्वॉल्व नहीं होता, कोई डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन, वही परचेज आपने क्रेडिट पे की हो तो ऑब्वियसली कुछ डिटेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। सो अब बात यह है कि ये जो बंदा है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू वाई, अब जिस बंदे को हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डेप्टर। इस चीज को थोड़े अच्छे से समझते हैं। जब भी सेल्स होंगी क्रेडिट पे तो जिस बंदे को सेल की जाएगी वो कहलाएगा डेप्टर, और जब भी परचेज होगी क्रेडिट पे तो जिस बंदे से वो परचेज की जाएगी ही और शी विल बी नोन एज क्रेडिटर। तो अब हमारी इस एग्जाम्पल में y हमारा डेप्टर है, जबकि जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 थी उसमें x हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि गुड्स सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, y को गुड्स सेल किए जा रहे हैं तो बेशक क्रेडिट है, लेकिन वंस वो इनकम आएगी। सो सेल्स अकाउंट हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू के अंडर फॉल करता है क्योंकि इससे इनकम जनरेट की जाएगी बेशक इन फ्यूचर। इसी तरह से सेकंड अकाउंट कौन सा यहां पर इन्वॉल्व है, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है डेप्टर का अकाउंट, ठीक है। डेप्टर अकाउंट यानी कि उस बंदे को दिए जा रहे हैं वो गुड्स, तो वो जो डेप्टर है वो हमारा एसेट हो जाएगा। किस तरीके से एसेट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको हमने वो गुड्स दे दिए और उन गुड्स पे हमारा कंट्रोल होगा, हम जब चाहें उन गुड्स पे क्लेम कर सकते हैं अपना।
इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल हो क्या रहा है कि आपका जो डेप्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस सूरत में हम उसे डेबिट करेंगे और इसी तरह से आपका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या किया जाएगा, वो क्रेडिट किया जाएगा। इसको हम जर्नल एंट्री में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, वाइज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, होप सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं सेवंथ ट्रांजेक्शन। सेवंथ ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹30,000। अब ये कौन से 30,000 रिसीव हो रहे हैं, जो कि हमने पहले गुड्स सेल किए थे टू वाई, और वो हमारा डेप्टर था, उसके ऊपर लायबिलिटी थी कि उसने हमारी जो पेमेंट है वो करनी है और हमारा वो रेवेन्यू आना था, यानी हमारा सेल्स अकाउंट भी इफेक्ट हुआ था। तो अब वो पैसे हमने रिसीव कर लिए। पहले हमने ट्रांजैक्शन में देखा था कि डेप्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा था क्योंकि उसने पेमेंट करनी थी, पर अब चूंकि उसने पेमेंट कर दी है, अब फर्दर उसने कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आपका डेप्टर अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। और चूंकि ये एसेट है, तो एसेट जब डिक्रीज होगा तो वो आपका क्रेडिट किया जाएगा। और इसी तरह से जो कैश अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जाहिर है वो पैसे हमारे पास आ रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट भी आपका एसेट है, तो कैश अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि वो डेबिट होगा। इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू वाइज अकाउंट। ठीक है, 30,000 कैश अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं और 30,000 क्रेडिट हो रहे हैं वाइज अकाउंट से, क्योंकि अब फर्दर इस डेप्टर ने हमें कोई पेमेंट नहीं करनी और इसका जो आप कह सकते हैं कि जो इस पे एक लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, देन मूविंग टू 8th ट्रांजेक्शन, पेड टू एक्स ₹55,000। ओके, अब अगर आपको याद हो तो 5th ट्रांजेक्शन में हमने देखा था कि 55,000 के गुड्स परचेज किए गए थे एक्स से, यानी कि क्रेडिट पे वो गुड्स लिए गए थे। तो अब हमने उसकी वो पेमेंट दे रहे हैं, यानी पेड टू एक्स। तो जब पेमेंट की जाएगी तो उसके बाद और कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, तो अब वो जो लायबिलिटी हम पे आ गई थी कि हमने 55,000 पे करने हैं, तो अब वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो लायबिलिटी कम हो रही है तो इट मींस के डेबिट करेंगे, और इसी तरह से कैश भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इट मींस के एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट किया जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एक्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस चीज को एक बार दोबारा से देख लें। देखें, लायबिलिटी जो हम पे आई थी कि हमने 55,000 एक्स को पे करने हैं, वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे, और चूंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट की जा रही है, तो अब क्या हो रहा है कि वो हमारा डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट हो रहा है। ये इस तरह से ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 9th ट्रांजेक्शन। 9th ट्रांजेक्शन में परचेज्ड बिल्डिंग ₹7 लाख। अब 7 लाख की बिल्डिंग परचेज की जा रही है, तो अब क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा। ठीक है, और बिल्डिंग अकाउंट जाहिर है आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग जब भी परचेज की जाएगी वो हमारा एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली वो कैश पे ली गई है बिल्डिंग, तो अब हम एसेट है वो। ओके, अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे की जाएगी तो कोई ना कोई नेम इन्वॉल्व होगा। तो देखें यहाँ पर परचेज्ड बिल्डिंग ₹7 लाख, कोई नेम इन्वॉल्व नहीं, इसका मतलब ये है कि ये कैश पे ली गई है बिल्डिंग, तो एसेट इंक्रीज हुआ क्योंकि बिल्डिंग आ गई। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका कैश डिक्रीज हुआ क्योंकि आपने बिल्डिंग की पेमेंट की। यानी अब इसमें क्या हो रहा है कि देखें, आप बिल्डिंग परचेज हो रही है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट किया जाएगा। दूसरी तरफ पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि कैश डिक्रीज हो रही है, परचेज की जा रही है, तो जो कैश हमारा एसेट था वो डिक्रीज हो रहा है, इट मींस के इट विल बी क्रेडिटेड। तो इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 7 लाख टू कैश अकाउंट 7 लाख। ठीक है, सो अब होपफुली ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा यहां पर। इसके बाद मूव कर लेते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। सोल्ड फर्नीचर ₹30,000। अब 30,000 का फर्नीचर सेल किया जा रहा है, फर्नीचर आपका एसेट था, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि जाहिर है आप उसको सेल कर रहे हैं, एसेट जब आपका डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी
क्रेडिटेड। पर दूसरी तरफ जब आपका फर्नीचर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ उसके बदले जो आपको कैश मिल रहा है उसके बदले में आपका इंक्रीज भी तो हो रहा है ना एसेट कैश की सूरत में, तो इट विल बी डेबिटेड। अब इधर कौन से दो अकाउंट्स होंगे, एक फर्नीचर अकाउंट होगा और एक आपका कैश अकाउंट होगा। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों अंडर एसेट्स फॉल करेंगे और फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा और कैश इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डेबिट होगा। ठीक है, इसको किस तरीके से जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट DR 30,000 टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। ठीक है, होप सो ये आपको एग्जाम्पल क्लियर होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह न्यू लेक्चर्स में हम मजीद बेसिक टू एडवांस जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी जहां पर हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स पर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व थे। इंशाल्लाह हम फर्दर जो एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट से ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उनके साथ किस तरह से डील करेंगे, उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, वो सब कुछ हम लर्न करेंगे। पर उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ऑब्वियसली मेरे लिए बाय से मोटिवेशन बनता है और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।